अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुए। हमने कहा था कि हम कुछ लेक्चर्स जो है ना अपलोड करते रहेंगे, पर्टिकुलरली जनरल सिंधी के, उसके भी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको इजीली बुक्स में और या किसी टीचर्स के या नोट्स के हिसाब से नहीं मिल सकते। तो उसमें हमने ये थोड़ी थोड़ी कोशिश की है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी ट्रांसलेशन। तो आज हम उर्दू में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जो और हमारे दोस्त हैं जो और किसी भी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं या जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उनको भी समझ में आ जाए। क्योंकि अब वैसे तो हमने जनरल सिंधी के लिए ये बनाया था, तो जनरल सिंधी में आपका जनरल उर्दू भी आता है और ये वैसे भी आपका जो सब्जेक्ट है सिर्फ आपका ये PMS में नहीं है और ये आपका CSS में भी है, वहाँ पे भी आपका ये तकरीबन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमने सोचा कि हम आज इसको डिस्कस कर लेते हैं और हम सबको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, सबको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी कुछ जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रख के वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो हम आज इंशाल्लाह जो हमने यूँ समझो कि कोशिश की है थोड़ी बहुत की, तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा, हमें बस यही उम्मीद है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेशन के उसूल क्या होने चाहिए। तो ये जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है ये आपका CSS का जो भी लिटरेचर का क्वेश्चन होता है उसी में आता है। वो आपका सिंधी हो लिटरेचर, आपका पंजाबी हो या आपका कोई भी लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट हो आपका, उसमें ये ट्रांसलेशन का तकरीबन क्वेश्चन आता है। अच्छा, और उसमें ये होता है कि भाई जो आपका ये जो लिंग्विस्टिक या जो भी लिटरेचर वाला या जनरल वाला जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपका यूँ समझो कि अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या KPK की या बलूचिस्तान की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सब में ये तकरीबन जो जनरल पेपर होता है तकरीबन मेरे ख्याल में ये होता है। तो हम आज कोशिश करते हैं कि आपको इसके रूल्स बता दें ताकि जो आपका मार्क का क्वेश्चन है वो आप यूँ समझो कि मार्क्स कैश करें आप इससे रूल्स को यूँ समझो कि मद्देनज़र रख के। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये रूल्स नहीं आज समझने, इस रूल्स को आपने यूँ समझो कि अप्लाई भी करना है। इन रूल्स को आप अप्लाई करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो हम आज कोशिश करते हैं कि हम आपको थोड़ा फैसिलिटेट करें इस ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में। अच्छा, तो ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अगर हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो ये होगा तर्जुमे के उसूल। तो हम साथ साथ सिंधी में भी कुछ कोशिश करेंगे ताकि ये जो हमारे जनरल सिंधी के लिए दोस्त हमारी तैयारी कर रहे हैं, ये जो CC24 है, इसमें तकरीबन 11,000 कैंडिडेट्स हैं, यूँ समझो कि बड़ा नंबर है। तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टडी उनके लिए किया था कि जनरल सिंधी के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करेंगे। तो इस सिलसिले में हम आगे चल के और भी इंशाल्लाह सब्जेक्ट्स जो है ना पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो अगर ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हम सिंधी में करेंगे तो ये होगा तर्जुमे जा ज़ाब्ता। ठीक है। अच्छा, तो जो भी हम तर्जुमा हम करते हैं, जो भी हमें एक पैसेज मिला होता है, एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है, तो हमने उसको क्या करना होता है, पहले हमने तर्जुमा करने से पहले हमने जुमले का मतलब और सियाक़ व सबाक़ को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ताकि वो जो उसका यूँ समझो कि मतलब है या उसका जो यूँ समझो कि एक पैसेज दिया हुआ है उसमें जो एक मीनिंग है वो क्या है, तो हम उसको उस हिसाब से देखेंगे, फिर हम जो है ना उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अच्छा, तसां जेको तर्जुमो करण खां पहिरीं असां जुमिले जो पहिरियां मतिलबु ऐं उन जो पस मंज़र मुकमल तरह सां सम्झी असां पोइ उन जी ट्रांसलेशन कंदासीं। ठीकु आहे, त उन में उन जी जेका पहिरियों रूल आहे असांजो, पहिरियों रूल असांजो हीअ आहे नंबर 1, हीअ रूल नंबर 1। ठीकु आहे, रूल नंबर 1 में आहे understand the full meaning
फर्स्ट आपने पहले वो जो आपको पैसेज दिया गया है या पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसकी आपने पहले मीनिंग समझनी है कि भाई कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल कोशिश करेंगे कि हम आपको एग्जांपल दे के समझाएं, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेंथ है लेक्चर की, जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि फिर बड़ी बोरिंग होती है बंदे को जो है ना सुनने में। तो एग्जांपल है इसका, हम एग्जांपल दे के कोशिश करेंगे कि हम आपको एग्जांपल दे के समझाएं। तो आपने भी ये जो प्रेजेंटेशन है आपने उस तरह से इस तरह के कलर यूज़ करने ताकि जो आपकी राइटिंग है वो बहुत प्यारी नज़र आए, और प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी मैटर करती है आपकी। एग्जांपल है, ही ब्रोक हर हर्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका ये मकसद होगा कि उसने उसका दिल दुखाया। समझ रहे हैं आप? ये फिजिकली यूँ समझो कि नहीं ये पनिश किया गया किसी को, या फिजिकली अब्यूज़ नहीं किया गया, मतलब इसका है कि उसका यूँ समझो कि दिल दुखाया दिया गया। इसको हम अगर उर्दू में लिखेंगे तो ये होगा, उसने उसका दिल दुखा दिया। अच्छा, अगर असां हिनखे सिंधी में चवंदासीं, हुन संदसि दिलि दुखाए छॾियो, या हुन संदसि हिन जो दिलि दुखाए छॾियो। ठीक आहे, त अहिड़े हिसाब सां तव्हांखे उन जी मीनिंग जेका आहे उनखे सम्झणो आहे त इन जी मीनिंग छा आहे, क्रक्स उन जो असल में छा आहे। उन खां पोइ रूल नंबर 2 आहे, रूल नंबर 2, ट्रांसलेट द मीनिंग, not the words। आपने क्या करना है, वर्ड्स की मीनिंग नहीं करनी जैसा आपने। ठीक है, तो उसके लिए हमने एग्जांपल दिया है कि असल में यह है कि हर लफ्ज़ का तर्जुमा आपने नहीं करना, वो जो पूरा ख्याल लिखा होता है ना उसका आपने तर्जुमा करना होता है। अच्छा, तव्हांखे उन में जो हर लफ्ज़ आहे उन जो न पर सॼे ख्याल जो तर्जुमो करिणो आहे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, ही किक्ड द बकेट, he kicked the bucket। अच्छा, जेकर असां इन जी लिटरली मीनिंग ॾिसंदासीं न, अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसकी मीनिंग होगी उसने बाल्टी को लात मार दी। ये एक इडियम यूज़ किया गया है, यूँ समझ रहे हैं आप। तो आपकी जो ट्रांसलेशन होती है उसमें आपके इडियम्स फ्रेजेस आपके इस तरह के आते हैं कि आपने वहाँ पे उनको वर्ड बाय वर्ड नहीं लेना, आपने उसका पूरा जो ख्याल होता है आपको उस पूरी ख्याल की मीनिंग यूँ समझो कि अंडरस्टैंड करनी होती है, फिर आपने उस ख्याल की मीनिंग लिखनी होती है। अगर हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, ये जो एक इडियम यूज़ किया गया है, अगर लिटरल मीनिंग इसकी लिटरली मीनिंग अगर इसकी देखेंगे ना तो हम ये कुछ और मीनिंग होगी। ये होगा उसने बाल्टी को लात मार दी, तो ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा। तो मतलब ये है कि वो मर गया। उर्दू में अगर इसको हम मीनिंग उसकी देखेंगे तो वो मर गया, ये इडियम की मीनिंग है। ठीक है, अगर हम इसको सिंधी में देखेंगे तो ये है हू मरी वियो। तो आपने भी इस तरह जो है ना जहन नशीन करनी है ये चीज़ें कि वो जो आपका जो पैसेज है, वो जो पैराग्राफ है, उसमें आपने जो भी मीनिंग निकालनी है तो आपने जस्ट वर्ड्स की मीनिंग नहीं निकालनी, वो जो पूरा ख्याल होता है आपको उस पूरे ख्याल की आपने मीनिंग निकालनी है। फिर आपका यूँ समझो कि ट्रांसलेशन का सेंस बनेगा। अदरवाइज़ आपकी ट्रांसलेशन की जो मार्क्स हैं वो अच्छी नहीं आएंगी, और आपका जो यूँ समझो कि ये 10 मार्क्स बड़ी मार्क्स होती हैं। फेल कराने के लिए
अगर आपको देखें तो 1 मार्क पे भी बंदा फेल हो जाता है। अगर आपकी ये 10 मार्क्स का यूँ समझो कि कैश मार्क्स हैं आपकी, तो ये आपकी मार्क्स नहीं जानी चाहिए। तो आपने इस जो है ना ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डील करना है और अच्छी तरह से आपने लिखना है, ताकि आपकी मार्क्स जो है ना अच्छी आए। अच्छा, उसके बाद है रूल नंबर 3, मैच द टोन एंड इमोशन। ठीक है, असल में यहाँ करना है वो जो असल मतन के लहजे, एहसासात और रस्मी या गैर रस्मी अंदाज को बरकरार रखना है आपने। हिते जो असली जुमले जो लहजो आहे, एहसास आहे, अंदाज़ आहे, जीअं जो तीअं उनखे बरकरार रखो। ठीक आहे, हाणे मिसाल तौर हाणे हिते असां एग्ज़ाम्पल ॾियूं था। मिसाल तौर एग्ज़ाम्पल, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे अगर उसकी उर्दू मीनिंग हम करेंगे तो उसकी उर्दू की मीनिंग होगी परेशानी के लिए माजरत। परेशानी के लिए माजरत, माजरत। अच्छा, अगर हम सिंधी में करेंगे तो ये होगा तकलीफ़ लाए माजरत। तो अभी आप ये जुमला देखेंगे, ये यूँ समझो कि इसका जो टोन है वो पोलाइट और अपोलोजेटिक है, यूँ समझो कि। ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए वो आपकी उस जुमले का जो यूँ समझो कि एक लहजा है, उसका जो एहसास है या उसका जो अंदाज़ है, उसी हिसाब से आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। अच्छा, तो ये रूल नंबर 3 है कि वो जो आपका टोन है, वो जो आपका इमोशन है, वो आपका यूँ समझो कि उसी हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि फॉलो द ग्रामर, फॉलो द ग्रामर एंड स्ट्रक्चर of the target language। तो तर्जुमाशुदा जुमला हदफ ज़बान के ग्रामर और कुदरती साख्त के मुताबिक हो। तर्जुमो कयल जेको जुमलो आहे मंज़िल ॿोलीअ जे ग्रामर ऐं कुदरती जोड़ जो मुताबिक हुजे, उन में का फेर फार न हुजे। इन त उन जी ग्रामर या उन जी जेका जोड़ जक आहे अॻी ॿोलीअ जी, उन जे मुताबिक न हुजे। ऐसा ना हो कि वो जो आपकी अगली लैंग्वेज है उसकी जो ग्रामर है या जो उसका जो तर्जुमाशुदा जुमला वगैरह है उसको उससे मैच ना करेगी, तो फिर तर्जुमे का यूँ समझो कि मज़ा नहीं होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, आई लव माई कंट्री। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करती हूँ। उर्दू में ये होगा, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता या करती हूँ। तो सिंधी में थींदो, मां पंहिंजे मुल्क सां मोहब्बत कयां थो, मां पंहिंजे मुल्क सां, पंहिंजे मुल्क या देश सां मोहब्बत करियां थो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको लिखें मिसाल के तौर पे कि मैं मोहब्बत करती हूँ अपने मुल्क से, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये यूँ समझो कि फिर अगर उसका जो साउंड होगा वो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा उसका, यूँ समझो कि उसका जो ग्रामर है वो इधर उधर हो जाएगा।
तो इसमें अच्छा हिन में अगरि जेकॾहिं असां लिखंदासीं त मां मोहबत कयां थी या मां मोहबत कयां थो पंहिंजे मुल्क सां, त इहो ग्रामेटिकली थोरो मुझे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड थी वेंदो। तो फिर हमने क्या करना है, हमने वो बिल्कुल वो जो ग्रामर के उसूल होते हैं उस लैंग्वेज के, उस हिसाब से हमने इसको लेके चलना है। हम अभी आप आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, ठीक है। तो ये कहता है कि बी कंसिस्टेंट विथ की टर्म्स, बी कंसिस्टेंट विथ की टर्म्स। अच्छा, इसमें जो अहम इस्तिलाहात के लिए पूरे तर्जुमे में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो कुछ आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आपने यूँ समझो कि एक ही वर्ड यूज़ करना है, उसके हम कोशिश करते हैं कि कई मरतबा के हम कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढते हैं जो आपके सिनोनिम हो। हम जो है ना एक यूँ समझो कि रिपीट करने के को अवॉइड करते हैं। जिस तरह हमने पहले देखा है या हमने ऐसे में करते हैं या किसी यूँ समझो कि प्रोसीजर वगैरह में करते हैं कि वो जो रिपीटेशन होती है हम उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आपके होते हैं कि आपने उन वर्ड्स को रिपीटेडली लिखना है, उसके लिए सिनोनिम वगैरह कोई आपने यूज़ नहीं करना। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गवर्नमेंट है, इंग्लिश में गवर्नमेंट है, तो आपने भले ही वो 3-4 मरतबा यूज़ हुआ हो तो आपने उसी को गवर्नमेंट ही लिखना है। अगर आप सिंधी टू इंग्लिश या उर्दू टू इंग्लिश या पंजाबी टू इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप उर्दू में कर रहे हैं, अगर इंग्लिश टू उर्दू कर रहे हैं तो आपने फिर हुकूमत लिखना है। आपने सिंधी में करना है तो फिर आप यूँ समझो कि फिर हुकूमत लिखेंगे आप, या जिस तरह आपका एजुकेशन हो गया वर्ड, तो आपने भी इसके लिए कोई सिनोनिम यूज़ नहीं करना। फिर आपने इसी तरह ही आपने इसका जो एक ही वर्ड है, भले उसकी रिपीटेशन होनी चाहिए, यूँ समझो कि एक की वर्ड है ये या टर्म है आपका, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस गवर्नमेंट को हमने सरकार या ताल्लुम या उलूम ये उस तरह की चीज़ें हमने यूँ समझो कि नहीं लानी। वैसे वो मैंने कह दिया आपको कि हमने सिनोनिम्स नहीं लाने इसमें, ये जो कुछ की टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में अवॉइड लिटरल आर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन जो है आपने उससे अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे तो अक्सर उसकी जो मीनिंग होती है, जो उसका जो मतलब होता है, वो यूँ समझो कि चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर तव्हां लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमो कंदो तो अक्सर करे उन जो जेको मतिलबु आहे, उन जी जेका माना आहे उहा तब्दील थी वेंदी, ऐं ट्रांसलेशन जो जेको पैसेज ॾिनल आहे उन जी जेका माना या मतिलबु जेको आहे उहो मज़ो कोन कंदो, ऐं रिज़ल्ट छा निकिरंदी, तव्हांजो स्कोर घटि ईंदो। हाणे हिन में असां मिसाल था हिकिड़ो ॾियूं, मिसाल था असां ॾियूं हिकिड़ो। हाणे हिकिड़ो उर्दू आहे, एक उर्दू है, ठीक है। उर्दू में अगर हम एक जुमला लिखते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ठीक है अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ये उर्दू का एक जुमला है, उसका हाथ लंबा है। अगर हम आपके पास यूँ समझो कि आपके कभी कभी ऐसा होता है कि 5-5 मार्क्स के 2 पैराग्राफ होते हैं या 2 पैसेज आपको दिए गए होते हैं कि आपने एक इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू सिंधी करना है, एक होता है कि सिंधी और उर्दू और पंजाबी टू इंग्लिश आपने ट्रांसलेट करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको उर्दू का यूँ समझो कि उर्दू से इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है, तो उसका ये आपको एग्जांपल आता है कि उसका हाथ लंबा है। तो अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, तो इसकी मीनिंग होगी हिज हैंड इज लॉन्ग, हिज हैंड इज लॉन्ग। आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल मीनिंग नहीं दे रहा, यूँ समझो कि एक सेंस ही नहीं बन रहा इस मीनिंग का, तो ये गलत है।
इसका मतलब है ये इडियोमेटिक यूँ समझो कि लिखा हुआ है हम, और उसकी इडियोमेटिक मीनिंग लाएंगे। इसकी इडियोमेटिक इंग्लिश होगी ही इज़ ग्रीडी, ही इज़ ग्रीडी। असां सिंधी में चवंदासीं ही हिर्स कंदड़ आहे। ठीक है, तो आपने इस तरह जो इडियोमेटिक मीनिंग होती है उसकी यूँ समझो कि इडियोमेटिक तरीके से ही उसका जवाब देना होता है, ताकि आप अगर उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ मीनिंग देंगे तो उसका जो यूँ समझो कि एक एसेंस होगा ट्रांसलेशन वाले पैसेज का, पैराग्राफ का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो और रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आपका स्कोर बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम अब रूल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। अडॉप्ट इडियम्स, अडॉप्ट idioms and cultural expressions। आपके जो मुहावरात या सकाफ़ती जुमले हैं उनका जो हदफ ज़ुबान के मुताबिक तब्दील करें। ऐसा ना हो कि हम आप उसके आपका जो मुहावरात हैं या सकाफ़ती जुमले हैं उनको आप बिल्कुल अपने हिसाब से बयान करें, ताकि उनकी जो एक यूँ समझो कि एसेंस है वो ख़त्म हो जाए। तव्हांखे छा करिणो आहे, मुहावरे या सकाफ़ती जुमला जेके हूंदा आहिनि या मंज़िल ॿोलीअ जे मुताबिक़ तब्दील करियो। जेका मंज़िल ॿोली मीन्स माना जेका उहा ॿोली आहे तव्हांजी जंहिंमें तव्हां ट्रांसलेट कयो था उन जे मुताबिक़ उनखे ट्रांसलेट कयो। उहे मुहावरा ऐं सकाफ़ती जेके जुमला आहिनि। हाणे मिसाल आहे, अब मिसाल है, हम एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं आपको कि इंग्लिश में इंग्लिश एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब इसकी यूँ समझो कि जो मीनिंग होगी, हम इसको ये नहीं कहेंगे भाई कि देयर इज़ नो मिल्क, लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे हम इसकी। हम ये लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश टू उर्दू कर रहे हैं ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू सिंधी कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, जो हो गया उस पर अफसोस ना करो, जो हो गया उस पर अफसोस न करो। अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग लेंगे वो तो पता नहीं कहाँ पे हमको लेके जाएगी मीनिंग, यूँ समझो कि ठीक है। तो अगर हम इसको सिंधी में लिखेंगे तो सिंधी में इसकी मीनिंग होगी, जेको थी वयो उन ते अफसोस न कर, जेको थी वयो उन ते अफसोस न कर। ठीक है, तो अभी हम रूल नंबर 8 की तरफ आते हैं। अच्छा, तो रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 8, डोंट ऐड और रिमूव मीनिंग। जो जुमला पैसेज जो भी है आपका पैराग्राफ, उसकी मीनिंग या उसमें कोई एडिशन नहीं करनी है आपने, उसको ऐसे ही रखना है। ना तो ऐड कर सकते हैं आप, ना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यह होगा कि जो असल इबारत है आपकी, पैराग्राफ है आपका, उसके साथ आप ईमानदार रहें, अपनी राय शामिल ना करें और कोई बात छोड़े नहीं। जो उसमें लिखा हुआ है तो आप उसमें अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं कर सकते, ना ही जो लिखा हुआ है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपके जो अपने आइडियाज़ हैं, जो भी ख़यालात हैं, वो आपने इसमें शामिल नहीं करने। आपने ये आपका कोई ओपिनियन नहीं मांग रहा, ये आपको जस्ट एक पैसेज दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, एक इबारत दी गई है, आपसे वो जस्ट उसकी ट्रांसलेशन मांग रहा है। इसमें आपने कोई जो है ना एडिशनल नॉलेज नहीं देनी है, आपने ना कोई एडिशनल नॉलेज देनी है, आपने ना कोई वहाँ से रिमूव करनी है। तो अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, उन चीज़ों को यूँ समझो कि बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे या उसको यूँ समझो कि कम करके पेश करेंगे, तो फिर आपकी जो ट्रांसलेशन की मार्क्स होंगी वो आपकी बिल्कुल काट दी जाएंगी। हाँ, हिन में सिंधीअ में यूँ आहे त बाबा जेको तव्हांजो पैराग्राफ आहे, इबारत आहे, पैराग्राफ खे इबारत चइबो आहे, त उन इबारत जेका तव्हांखे मिलियल आहे उन में तव्हां पंहिंजा ख़यालात नथा जोड़े सघो
या तव्हां जेके उन में शयूं ॾिनल आहिनि, जेके डिस्कस थियल आहिनि, उन्हनि खे तव्हां घटाए बि नथा सघो। तव्हांखे सिर्फ़ु इहो ओतिरो थो घुरे त बाबा हिन में जेका शइ ॾिनल आहे जस्ट उन जी असांखे ट्रांसलेशन करे ॾियो, तर्जुमो करे ॾियो असांखे। ठीकु आहे, त उन में तव्हां पंहिंजे तरफ़ां काई बि शइ उन में एड नथा करे सघो, पंहिंजे तरफ़ां काई बि उन में शइ वधाए नथा सघो, न घटाए सघो था। जेका शइ ॾिनल आहे जस्ट तव्हांखे ओतिरी करणी आहे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देते हैं एक आपको कि आपने किस तरह यूँ चीज़ों को ऐड नहीं करना और रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, इंग्लिश में शी सेड शी was tired। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि शी सेड शी वाज, अच्छा हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। मिसाल के अगर वहाँ पे आपका इस तरह का कोई जुमला है तो आपने उसको ऐड बिल्कुल नहीं करना। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने इस तरह नहीं करना कि वहाँ पे एक जुमला है कि भाई आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है या सिंधी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, तो आपने वहाँ से इस तरह नहीं लिख रहा कि वहाँ पे इस तरह का कोई जुमला हो तो आपने यूँ ऐड किया अपनी तरफ से। शी सेड शी was very tired because she worked hard। तो आपने यूँ समझो कि ये एक तो वेरी आपने लगा दिया, दूसरा आपने ये जो बिकॉज वाला पोर्शन है, यूँ समझो कि पार्ट है, आपने ये लगाया है, इसकी वजह से ये आपने एडिशन कर दी, ये गलत है। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, आपने इस तरह नहीं करना। तो आपने सिंपली लिखना है, उसने कहा कि वो थकी हुई है। अगर आप उर्दू में करेंगे तो उसने कहा कि वो थकी हुई है। आप ये ऐड नहीं कर सकते कि वो इसलिए थकी हुई है कि उसने बड़ा काम किया है इससे नहीं करना है आपने। या सिंधी में हुन चयो तो वो थकल आहे, हुन चयो त हूअ थकल आहे। ऐं इन में तव्हांखे वधीक न लिखिणो आहे त बाबा उहा इन जे करे थकल आहे त हुन घणो कमु कयो आहे। बाबा कमु कयो अथसि त असांजे करे त कोन कयो अथसि न। ठीकु आहे, हिन में तव्हांखे हूअ नज़र ई कोन, हीअ जस्ट पैराग्राफ आहे तव्हांखे। बाक़ी तव्हांजे साम्हूं जेकॾहिं का अहिड़ो कमुकार करे थी, पोइ तव्हां उन खे एप्रिशिएट करे सघो था, उसको आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, आप जो ऐड करें कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन है, इसके अपने रूल्स हैं। एक गिवन पैराग्राफ है, आपको पैसेज है, उसको आपने उसी तरह से लिखना है। आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, रिमूव नहीं करनी, क्योंकि आप फुल पावर नहीं हैं। यू आर एस्पायरेंट, आप कैंडिडेट हैं, आपको ये बिल्कुल पावर नहीं दिया गया कि आप उन चीज़ों को जो समझो कि रद्द बदल करें, आप अपनी तरफ से ऐड करें या रिमूव करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल कम आएगा। हम रूल नंबर 9 की तरफ आते हैं। रिवाइज एंड रीड अलाउड। रिवाइज एंड रीड अलाउड। अच्छा, जो तर्जुमा है यहाँ पे इसका अलाउड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने इतना ज़ोर से पढ़ना है कि वो जो आपका हाल है, जो एक रूम है आपका, यूँ समझो कि एक सेंटर में आप बैठे हैं तो वो सारे बोर हो जाएं और सारे आपको देखने लग जाएं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने जो ट्रांसलेशन की है, आपने जो देखा है, उसमें आप देखें कोई आपके से चीज़ कोई मिस तो नहीं हो गई, कोई एडिशनल तो चीज़ आपसे नहीं जो है ना उसमें ऐड हो गई। आपने जस्ट ये चीज़ें देखनी है आपने। ठीक है, और आप उसको पढ़ने के बाद आपको ख़ुद को फील होगा, ताकि आप देखें कि ये चीज़ मैंने किस तरह लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 कहता है कि प्रैक्टिस रेगुलरली। इसको तो वैसे मैं रूल मानता हूँ, अगर ये ना लिखा होता किसी जगह पे तो लाजमी मैं इसको रूल ही मानता, क्योंकि ये रूल ही है। ये रूल आपने सिर्फ ट्रांसलेशन में अप्लाई नहीं करना, ये आपने हर जो आपका सब्जेक्ट है उसी में आपने
अप्लाई करना है। तो अभी ये जो आपका प्रैक्टिस रेगुलरली का रूल है, तो इसमें ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे आपने क्या करना है कि आपने वो जो आपका एक सिंधी न्यूज़पेपर है, अगर आप सिंधी की तैयारी कर रही हैं और आपने सिंधी लिटरेचर ऑप्ट किया है या जनरल सिंधी आपने ऑप्ट किया है या उर्दू आपका है जनरल जो है ना PMS में जनरल उर्दू है, या आपने जो भी उर्दू लिटरेचर आपने लिया हुआ है, तो आपने ये यूँ समझो कि अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ें शामिल करनी है कि आपने वो जो अगर आपका सिंधी है तो आपने सिंधी न्यूज़पेपर वो जो आपके आते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर कोई मैगज़ीन वगैरह उठा लें, तो या कोई भी आपकी बुक है आपकी जो भी क्लास किस क्लास की भी हो, तो वो आपने बुक लेनी है, वहाँ से एक पैसेज छोटा सा एक पैराग्राफ या इबारत आपने वो लेनी है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है, उसकी आपने चेकिंग करानी है किसी टीचर से, किसी सीनियर से, किसी एकेडमी से, या आपने अगर उर्दू ऑप्ट किया हुआ है तो आपने फिर इसी तरह कोई न्यूज़पेपर देखना है, कोई मैगज़ीन देखना है या कोई आपने बुक देखनी है, वहाँ से आपने ट्रांसलेशन करनी है, उसकी आपने चेकिंग करवानी है किसी सीनियर से, किसी अच्छे टीचर से या किसी एकेडमी से, या ख़ुद अपने आप जो है ना आपकी चेकिंग करो। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो ये आपका जो ट्रांसलेशन वाला यूँ समझो कि एक पार्ट है आपका, वो बहुत बेहतर होता जाएगा और आपको चीज़ें अच्छी तरह बिल्कुल याद आएंगी। हम इसको एक यूँ समझो कि ओवरव्यू देते हैं कि हमारे उसूल क्या हैं। अच्छा, तो हमारे जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है वो हैं यूँ समझो कि तर्जुमे के उसूल, सिंधी में तर्जुमे का ज़ाब्ता। पहले तो आपने अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग फर्स्ट, आपने पहले उसको फुल समझना है, उसकी मीनिंग क्या है, वो क्या कह रहा है। सेकंड आपका जो रूल है उसमें आपने क्या करना है कि मीनिंग आपकी यूँ समझो कि आपने मीनिंग समझनी है वर्ड्स के हिसाब से नहीं, आपने यूँ समझो कि ईडियम के हिसाब से या एक यूँ समझो कि आपका फ्रेजेस है उसके हिसाब से समझनी है। तीसरा आपने क्या करना है, मैच द टोन एंड इमोशन, जो आपकी टोन है या इमोशन है उसको आपने उसी हिसाब से देखना है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर रूल आपका कहता है कि भाई फॉलो द ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज, जो आपकी अगली लैंग्वेज है उसका जो ग्रामर या स्ट्रक्चर है उसको आपने मद्देनज़र देखना है। उसके बाद आपने रूल नंबर 5 जो आपका है वो कहता है कि भाई बी कंसिस्टेंट विथ की टर्म्स, जो आपकी की टर्म्स हैं आपने उसको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, आपने उसके लिए कोई सिनोनिम वगैरह यूज़ नहीं करनी, वो आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी तरफ से यूँ समझो कि एक एडिशनल नॉलेज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 6 है, ठीक है। रूल नंबर आपका जो 6 है उसमें ये है कि अवॉइड लिटरल और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अगर आप उसकी जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे तो उसकी जो यूँ समझो कि एक एसेंस होगा, उसकी जो मीनिंग होगी वो चेंज हो जाएगी और इसी तरह से आपका जो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है वो उसमें मज़ा नहीं रहेगा। रूल नंबर 7 कहता है कि अडॉप्ट ईडियम्स एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस, तो वो जो आपके ईडियम्स हैं या जो कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं आपने उनको मद्देनज़र रख के ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद रूल नंबर 8 कहता है कि डोंट ऐड आर रिमूव मीनिंग, आप अपनी तरफ से ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं ना आप यूँ समझो कि रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रूल नंबर 9 है कि रिवाइज एंड रीड अलाउड, आपने क्या करना है, जो आपने प्रैक्टिस की है या जो आपने पैसेज लिखा है, ट्रांसलेशन की है आपने, तो उसको आपने यूँ समझो कि देखना है दोबारा, उसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। रीड करने से क्या होगा कि आपके जो यूँ समझो कि उसमें जो भी एरर्स होंगी वो आपकी एरर्स बिल्कुल यूँ समझो कि वाज़ेह नज़र आ जाएंगी, आपको फील होगा। फिर आप क्या करेंगे, उन एरर्स को आपने हटाना है, फिर आपको करेक्ट लिखना है। रूल नंबर 10 है आपका प्रैक्टिस रेगुलर करें आप। ये मार्क्स तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली वाइज नहीं करेंगे तो आई थिंक आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल यूँ समझो कि कम आ सकता है। और आपको नहीं पता कि जब आप खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, कि आप कहीं ऐसा हो कि CSS में या PMS में आपका 1 स्कोर या 2 स्कोर से आपका कोई पेपर रह जाए, फिर आपको पता लग जाएगा कि 1 और 2 मार्क्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आपने अपनी यूँ समझो कि डेली प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका आपने जो यूँ समझो कि आपने जो भी आपको क्वेश्चन है या जो भी
वैसे तो जिस सब्जेक्ट के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से या जैसे भी, मेरा नंबर भी दिया गया है और मेरा यूँ समझो कि कमेंट सेक्शन भी है, वहाँ पे भी आप मुझसे यूँ समझो कि पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के हवाले से, या किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर्टिकुलर के हवाले से आप मुझे यूँ समझो कि मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आज का जो ये लेक्चर था हमारा वो इख्तिताम को पहुँचा। अगले लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपके का हामी और नासिर हो, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करे। अस्सलाम वालेकुम।